तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर नंबर 2 है। अगर हम बात करें पिछले चैप्टर की, तो पिछला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो खत्म होता है एक टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। तो अगर हम बात करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, ये आई थी 1808 में, 1808। अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम, तो मतलब जो मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। ठीक है ना? यानी जितने भी चीजें आपके आसपास दिख रही, आइदर ये पेन हो, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, मैं आप रजिस्टर, यानी जो कुछ भी आप अपने आसपास देख पा रहे हो, वो सब कुछ बने हुए हैं किसके? एटम्स के बने। ठीक है ना? तो मतलब इनका जो पहला पॉइंट था वो क्या था? एवरी मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ indestructible tiny particles called atom. Indestructible tiny particles called atom. मतलब सब कुछ किसका बना हुआ है? एटम्स का। क्लियर बात? और वो एटम कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी जिसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये किसने बोला था? डाल्टन भाई साहब ने बोला। दूसरी बात इन्होंने बोली थी, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट, एटम ऑफ सिमिलर, या सिमिलर की जगह मैं लिखूं सेम, ज्यादा बढ़िया है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। मतलब किसी सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम। जैसे कार्बन है, कार्बन चाहे कहाँ भी हो, कैसा भी हो, जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, अगर आप कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लो, तो कार्बन जहां भी होगा, जैसा भी होगा, उस कार्बन के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे सब क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे। लेट से मान लिया कार्बन के पास दो चार एटम, जितने भी एटम हैं, तो जितने भी एटम कार्बन के पास होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? सेम होंगे। क्लियर बात? दूसरी बात अगर हम बात करें, इन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो क्या होंगे? अलग होंगे। ये भी बात सही है। फिर उन्होंने बताया एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। सुनना मेरी बात, ये दोनों क्या कह रहे हैं? पहला मतलब दूसरा पॉइंट कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। कहने का मतलब मेरे पास एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटम होंगे और कार्बन के जो एटम होंगे वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे सब सेम होंगे, ऑक्सीजन के जितने एटम्स होंगे सब सेम होंगे, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग होंगे। क्लियर बात? कह रहा है जब एटम्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। मतलब जैसे H2O में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, रेशियो निकालोगे 1:8 का रेशियो आता है, तो मतलब फिक्स रेशियो में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी बात आया करते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट किया जा सकता है, ना तो जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो है उतना ही रहेगा, एक एटम था एक रहेगा, दो एटम था दो एटम रहेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं।
तो ये सारी बातें किसने बताई थी? डाल्टन भाई साहब ने बताई थी। और इन्हीं डाल्टन भाई साहब की बात से ही सब कुछ शुरू होता है। डाल्टन भाई साहब की लगभग सारी बातें सेम ठीक थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इनकी एक बात में समस्या जो आ गई थी वो क्या था? एटम आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है ना? एटम्स कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब इनके पहले पॉइंट के हिसाब से जितनी भी चीजें वो किसकी बनी? एटम्स की। और जो एटम है वो कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल, इंडिविजुअल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात में इनके क्या थी? गड़बड़ी थी। और इस बात में गड़बड़ी के चक्कर में आगे चीजें क्या हुई इसको समझते हैं। अगर हम बात करें तो क्योंकि हमारी बात चैप्टर का नाम ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारी आगे सारी बातें किस पे चलने वाली है? एटम पे चलने वाली है। ठीक है? तो अगर हम बात करें एटम की, तो आपने पढ़ा कि एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है और ये क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। एटम वर्ड जो है, एटम वर्ड derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से आया है और वो ग्रीक वर्ड क्या है? एटोमिया। क्या है? एटोमिया। और एटोमिया का मतलब पता है क्या होता है? एटोमिया का मतलब होता है इनडिस्ट्रक्टिबल या इनडिविजिबल, मींस इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब एटम शब्द का खुद ही मतलब है कि मैं डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक? और ये शब्द जो एटम है, जो एटम शब्द है, ये किसने दिया था? गिवन बाय डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एक भाई साहब हैं, इन्होंने ही एटम वर्ड पहली बार इस्तेमाल किया था। और एटम का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। और ऊपर भाई साहब डाल्टन भाई साहब भी कह रहे हैं कि एटम कैसा होता है? इंडिविजुअल होता है। मतलब सबके हिसाब से एटम क्या है? इंडिविजुअल है। बट हमें आगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बाद में चल करके हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और हमें पता चला कि भैया एटम तो डिविजिबल हो सकता है, मतलब एटम को डिवाइड फर्दर किया जा सकता है। अगर एटम को डिवाइड किया जा सकता है तो मतलब इनकी थ्योरी सब क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो अगर हम बात करें, तो अगर एटम को डिवाइड किया जा सकता है तो एटम को जब डिवाइड करेंगे तो एटम्स के अंदर क्या मिलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है ना? मतलब एटम्स जो है वो किसका बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल किसका बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एंड दैट सब एटॉमिक पार्टिकल वो कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी एटम जो है वो सिर्फ डाल्टन की थ्योरी तक माना जाता था कि इंडिविजुअल है, लेकिन बाद में हमें आगे चल के क्या पता चला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और जब एटम को हम डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे। नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर बात? अगर हम बोले इलेक्ट्रॉन ओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में। ये एटम जो कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। वेर एज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलेगा। क्लियर बात? तो हमें जब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की चीजें होती हैं, इसलिए डाल्टन की थ्योरी हमारी बर्बाद हो गई। तो हम आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है, न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। बट इससे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए एक एटम के सिंबल के बारे में। वैसे मैं पहले चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि एक एटम का सिंबल क्या है। सिंबल ऑफ एटम। जब भी हम एक एटम के सिंबल की बात करते हैं तो लेट्स से मैंने एक एटम ऐसे लिख दिया, तो यहाँ नीचे क्या होता है? जेड, और ऊपर क्या लिखते हैं? ए। वेयर अगर हम बात करें नीचे जो लिखा हुआ जेड है, ये क्या होता है बच्चे? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ए जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? मास
नंबर बोलते हैं। क्लियर बात? अगर हम बात करें तो अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हो तो वो किसके बराबर होते हैं? जेड के बराबर होते हैं। और अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो वो किसके बराबर होते हैं? ए माइनस जेड, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए? अगर एटम कैसा है? न्यूट्रल है, तो किसके बराबर होंगे? जेड के बराबर। ठीक है ना? अगर एटम न्यूट्रल नहीं हुआ तो अलग अलग केसेस होते हैं, ये मैंने चैप्टर 1 में ही आप लोगों को पढ़ा दिया है, सबको पढ़ाया है। ठीक, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया कि एटम दिखता कैसे है। और अगर हम बात करें तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको? लेट्स से मान लिया ये एटम का न्यूक्लियस है, तो इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये मैंने राउंड राउंड से कुछ क्या बना दिए? प्रोटॉन। और यहाँ पे मान लिया ये दूसरे कलर से मैंने क्या बना दिया? न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से क्या होगा? एटम का न्यूक्लियस होगा। अब एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारी क्या होंगी? सेल्स होंगी। और इन सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। लेट्स से मैंने ये ब्लू कलर से यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए, या यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से आपको आइडिया लगा कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, सेंटर में जो न्यूक्लियस होगा दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर बात? तो इतनी बेसिक सी बातें आप लोग पहले नोट करोगे, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होगी। ठीक है, चलो फटाफट स्पीड में। तो अब जो है एक एक करके हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ चीजें, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होते हैं इसको समझते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको बनाया था एक बंदे ने, उनका नाम है विलियम क्रूक। क्या नाम है? विलियम क्रूक्स। ठीक, इन्होंने क्या किया था? एक कुछ इस तरीके से एक ट्यूब बनाया। इस ट्यूब में यहाँ एक वैक्यूम पंप क्या लगाया? यहाँ वैक्यूम पंप, जहां से हम प्रेशर कंट्रोल कर पाए। क्या कंट्रोल कर पाए? यहाँ से प्रेशर। ठीक, इसके बाद एक प्लेट इधर लगाई और एक प्लेट इधर लगाई, और इन प्लेट को कनेक्ट कर दिया थ्रू ए बैटरी, एक बैटरी से। ठीक, एक बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस बैटरी में क्या था? हाई वोल्टेज। कितना था? हाई वोल्टेज। अगर मैं बात करूं हाई वोल्टेज तो कितना वोल्टेज था? लगभग 10,000 वोल्ट। कितना था? 10,000 वोल्ट। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिख दूंगा 10 kV, चलेगा? 10 किलो वोल्ट। तो मतलब बहुत हाई वोल्टेज है। और यहां पर क्या किया? लो प्रेशर। यहाँ क्या रखा? लो प्रेशर। यानी बहुत हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर ये पूरा सेटअप इन्होंने बनाया था। ये जो पूरा सेटअप दिख रहा है आपको, इसमें इस वाले साइड को हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं इसको हम? कैथोड। और कैथोड पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कैथोड पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। इस वाले साइड को इन्होंने बोला क्या? एनोड। और एनोड पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये पूरा सेटअप जो है इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये किसने बनाया था?
विलियम क्रूक ने बनाया। अब यहाँ पर वेरी लो प्रेशर है, तो यहाँ बीच में क्या होंगे, गैसेस होंगे। यहाँ क्या होंगी, गैसेस। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, नॉर्मली गैसेस क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस क्या होती हैं, नॉर्मली गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात तो सही है। कैसे, अगर हम बात करें तो हमारे आसपास एयर तो है, अगर मैं एक खुला वायर छोड़ दूं और इसमें करंट पास कर दूं, क्या करंट अपने आप मेरे पास चल के आ जाएगा, क्योंकि हवा तो हर तरफ है। अगर एयर बैड कंडक्टर ना होती तो करंट फ्लो करना चाहिए था, करंट फ्लो नहीं कर रहा है एयर के अंदर, इसका मतलब एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉर्मली यही होता है। बट सुनना, आपसे अगर पूछ ले कि एयर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है लेकिन कब, तो सुनना ध्यान से, एट लो प्रेशर। जब प्रेशर आप बहुत ज्यादा क्या करोगे, लो रखोगे, और वोल्टेज क्या रखोगे, हाई वोल्टेज। यानी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर आपको पता है गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात तो पहले याद रखनी है, ठीक। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, सीआरटी ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, सीआरटी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इसकी बात करते हैं, ठीक। अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो देखो कुछ थ्योरी है और मैं थोड़ी बहुत थ्योरी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन ने। पहली बात तो क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है और ये ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने ही किया था। और इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, वो तो मैंने वहीं लिख दिया था। और यहाँ क्या हुआ था, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर मेंटेन, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज और लो प्रेशर हम मेंटेन करके रखेंगे। अब सुना ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसा क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसा क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे हमने ये वाला सेटअप लिया था। कौन सा सेटअप, ये वाला। सुनना, इस सेटअप के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो ये वही ट्यूब है जो मैंने ऊपर बनाई थी, है ना, वही, सही बात। एक तरफ क्या है, कैथोड, एक तरफ क्या है, एनोड। यहां हमने बैटरी ली है और बैटरी क्या है, हाई वोल्टेज पर है, हाई वोल्टेज जनरेटर या हाई वोल्टेज बैटरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने एक वैक्यूम पंप लगाया है जहां से यहाँ पे क्या मेंटेन करेंगे, लो प्रेशर मेंटेन करेंगे, सही बात है। और ये पूरा डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पर हमने पीछे बस एक चेंज किया है, और वो क्या है, यहाँ हमने कवरिंग लगा दी है। किसकी कवरिंग है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो है, जब इससे कोई चीज टकराएगी, जब इससे कोई चीज जाके टकराएगी तो क्या करता है, ग्लो करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ये क्या है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, या आप इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल भी बोल सकते हो, चल जाएगा। क्या बोल सकते हो, फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब जब भी कोई चीज इससे टकराएगी तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, और ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं। जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग लगा रखी है जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल। अब ये पूरा सेटअप हमने बना दिया और हमने क्या किया, इस सेटअप को ऑन किया। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से यानी कैथोड से कुछ चीजें निकल रही हैं और निकल के जाके कहां टकरा रही हैं, पीछे वाली स्क्रीन पर जो है जाके टकरा रही हैं, ठीक है ना।
अच्छा, इसके लिए एनोड जो इन्होंने लिया था, एनोड कैसा था, परफोरेटेड था, मतलब उसमें थोड़े थोड़े छेद थे, तभी तो इधर से रेस पास होकर के उस साइड जाएंगी। तो हुआ क्या, ये जाकर के क्या कर रही है, यहाँ स्क्रीन से स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, और वो क्या कर रही है, स्क्रीन ग्लो कर रही है। तो पहली चीज इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, यानी ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी, बताओगे? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये थी कि समथिंग इज कमिंग, सम रेज, या बोलो समथिंग, सम रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड से कहां आ रही हैं, क्योंकि ये रेज कहां से आ रही थी, कैथोड से आ रही थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा, एंड नेम्ड कैथोड रे। क्या नाम रखा उसका, कैथोड रे। तो मतलब ये जो लाइनिंग, ये जो रेज जा रही है, इस रेज का नाम कैथोड रे कैसे पड़ा, इन्होंने देखा भाई कुछ जा रहा है कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ, और वहां पर ग्लो हो रहा है, और जो चीज जा रही है उस चीज वो आ कहां से रही है, कैथोड से आ रही है, और जा किधर रही है, एनोड की तरफ, क्योंकि वो ओरिजिनेट हो रही है कैथोड से, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, कैथोड रे पड़ गया। ठीक, तो इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। अब ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग बार 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 रिपीट करते रहे, तो इन्होंने कैथोड रे के बारे में बहुत सारी चीजें क्या की, ऑब्जर्व की, यानी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता किए। तो अब अगर हम बात करें तो कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। अच्छा, अगर मैं देखूं तो यहां आप देख रहे हो, ये सेटअप अभी आगे काम आएगा। अगर आप देखो यहां से कोई मटेरियल जा रहा है, अगर आप देख रहे हो एनोड है, उसमें होल है, अगर कोई मूव करेगी तो ये अगर पीछे में फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दूं, जाके उस पर टकराएगा और क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसी तरीके से ग्लो इनको देखने को मिला इस सेटअप के अंदर। जब वो ग्लो करता था, ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो आ रहा है, कहां से, कैथोड से, और एनोड की तरफ स्क्रीन पे जाके टकरा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, मतलब स्टडी करने के बाद इनको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चले, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम उन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इन्होंने कहा स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड एनोड, यानी स्टार्ट कहां से होता है, कैथोड से, और जाता कहां है, एनोड से। ये बात तो ठीक है, कैथोड से रेज निकल रही थी और जा किधर रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। करेक्ट, कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। आप बताओ एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई चीज एनोड की तरफ जा रही है तो खुद तो नेगेटिव चार्ज होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा। यानी रेज अगर मूव कर रही है कहां, एनोड की तरफ, एनोड खुद पॉजिटिव है, मतलब आने वाली रेज कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। तो दूसरी बात की नेगेटिव चार्ज है। कह रहा दीज रे आर इनविजिबल बट कॉज द फ्लोरोसेंट मटेरियल टू ग्लो व्हेन इट हिट बाय देम। कह रहा ये रेज दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन जब ये किसी चमकने वाली चीज से टकराती हैं तो वो क्या करता है, ग्लो करता है। बात सही है, हमने देखा। कह रहा ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी इनकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, अभी समझो इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, इन्होंने बीच में कुछ सब्सटेंस रख दिए, कोई मान लिया लाइट पैडल व्हील रख दो, कोई पंखा रख दो छोटा सा, इसकी शैडो बनती थी पीछे की तरफ, क्या बनती थी, शैडो। तो क्या कर रहा है, कास्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द पाथ, यानी अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी शैडो बनती थी। अब बताओ लाइट में शैडो क्यों बनती है पीछे, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमसे टकराई, आगे मूव नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, पीछे हमारी क्या बन जाती है, शैडो। तो शैडो कास्ट क्यों होता है, कि कोई चीज क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो हमें इस बात से पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्यों, तो अगर बीच में कोई मटेरियल रखते थे, पीछे उसकी शैडो बन जाती थी। और अगली चीज कह रहा रोटेट द पैडल व्हील, अगर हमने छोटा पंखा बीच में रख दिया तो क्या होता था पता है, पंखा घूमने लगता था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक एनर्जी है और एक मैटर है, मतलब पूरे यूनिवर्स में कितनी चीजें हैं, दो, एनर्जी एंड मैटर। अब ये जो कैथोड रे हैं, ये एनर्जी है या मैटर है हमें नहीं पता, हम जानना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाई ये एनर्जी है या मैटर। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान ले कि ये एनर्जी है तो क्या होगा, और अगर ये मैटर है तो क्या होगा। अच्छा बताओ, मैं अगर बाहर जाऊं चलने फिरने और बड़े बड़े बाल रखे और खूब तेज धूप निकली हो, तो धूप की वजह से मेरे बाल इधर उधर से उड़ने लगेंगे, ऐसा होगा नहीं।
धूप यानी सनलाइट आ रही है, और सनलाइट तो क्या है, एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी कितनी भी तेज हो, कितनी भी कम हो, उससे मेरे हेयर या बाल नहीं उड़ते। लेकिन अगर तेज हवा चल रही हो तो उड़ने लगेंगे। एयर में क्या होते हैं, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई पार्टिकल है और मेरे वो हेयर से या मेरी बॉडी के किसी पार्ट से टकराता है, तो वो अगर लाइट हल्का है तो वो क्या कर सकता है, हवा की वजह से मूव कर सकता है। मतलब मोशन अगर किसी चीज में हो रहा है, कोई चीज मूव कर रही है, तो मूव कब करेगी, जब उससे कोई ऐसा चीज टकराएगा जो क्या हो, मैटर हो। एनर्जी के टकराने से कोई मूवमेंट नहीं होगी। भाई लाइट चाहे जितनी मर्जी उतनी ले आऊं, पंखा थोड़ी घूमेगा। कह रहा हूं भाई, हीट एनर्जी कितनी भी ले आऊं, वो रोटेट नहीं करेगा उसके टकराने से। तो एनर्जी के मूव टकराने से, स्ट्राइक करने से कुछ मूव नहीं करेगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल टकराएगा तो क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। और मैं कह रहा हूं, मैंने बीच में पंखा रखा और पंखा रोटेट कर रहा था। इसका मतलब जो कैथोड रे हैं वो उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल। यानी कैथोड रे आर पार्टिकल नेचर, मतलब ये कोई ना कोई पार्टिकल है, कोई ना कोई सब्सटेंस है, कोई ना कोई मैटर है। क्लियर बात, इतनी बात पता चली। इसके बाद और सुनना ध्यान से, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चले। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, इन्होंने, हाँ बैठ जाओ भी। इन्होंने क्या किया, सुनना ध्यान से। इन्होंने देखा कि अगर मैं गैस बदल दूं, सुना ध्यान से। इन्होंने कंटेनर में यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या ले रखी थी, गैस ले रखी थी। और इन्होंने देखा कि मैं गैस बदल दूं, गैस अलग अलग कर दूं। मान ले पहले हाइड्रोजन लिया था, फिर ऑक्सीजन ले लिया, फिर नाइट्रोजन ले लिया। गैस बदलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की जगह यहाँ गैस लिखना था। नेचर ऑफ गैस किस पर नहीं डिपेंड करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। मैं अगर क्या ले लूं, हाइड्रोजन ले लूं, तब भी वही सेम बिहेवियर पहले जैसा ही। ऑक्सीजन ले लूं तब भी पहले जैसा ही बिहेवियर। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं तभी पहले जैसा बिहेवियर। मतलब गैस चाहे कोई सी भी हो, बिहेवियर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। इसका मतलब कैथोड रे हैं जो, वो क्या है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब समझते हो, सब जगह यानी हर एक चीज में मौजूद है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल है। जितने भी सब्सटेंस आपके आसपास हैं, जो भी मैटर है, सब में इलेक्ट्रॉन मिलता है और सबका इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही होता है। तो भैया मैं गैस चाहे कोई भी ले लूं, इलेक्ट्रॉन सबके पास होगा और सब निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और मूव कौन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो भैया सबका सेम ही तो रहेगा। तो इसलिए गैस लेने पर कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। और इन्होंने चार्ज और मास का रेशियो निकाला। चार्ज और मास का रेशियो का मतलब चार्ज जितना हो उसको ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखेंगे, मास। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ई बाई एम। क्या लिखते हैं, ई बाई एम। और जब कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। हर बार यही आता था, इसमें कोई चेंज नहीं आता था, हर बार यही रिजल्ट मिलता था। तो इतनी सारी बातें किसने बताई थी, जे जे थॉमसन ने बताई थी। किसने बताई, जे जे थॉमसन ने बताई थी। अब जे जे थॉमसन ने ये चार्ज और मास का रेशियो यानी ई बाई एम रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था, इसको देखना है। अगर हम बात करें कि जे जे थॉमसन ने चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट कैसे किया था, तो उन्होंने भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट किया था एक। ठीक, मैं यही लिख देता हूं, सुना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसको देखते हैं। अगर हम बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक पूरा सेटअप बनाया। ये देख ही रहे हो आप सेटअप। इस सेटअप में यहां से करंट पास किया, और यहां लगा दी एक स्क्रीन। क्या लगा दी, यहां स्क्रीन। मैंने यहां पर सोर्स लिया एक रेज का, और यहां से रेज क्या कर रही है, निकल रही है, और निकल के जाके कहां टकरा रही है, इस वाले पॉइंट पे, ए वाले, सुना, ए वाले पॉइंट पर जाके टकरा रही है। मैंने यहां पे क्या लगा दिया, प्लस, और इधर क्या लगाया, माइनस। प्लस और माइनस का मतलब यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। जब मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, जब मैंने यहाँ क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने देखा कि जो रेस सीधी जा रही थी, इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। ये किधर बेंड हो गई, जिधर पॉजिटिव था उस तरफ। फिर मैंने क्या किया, इधर मैग्नेट लगा दिया, एक तरफ नॉर्थ पोल लगाया, एक तरफ क्या लगाया, साउथ। तो मैंने देखा इसकी डायरेक्शन अब बदल के कहाँ आ गई, इस तरफ। एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है, सी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इनकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से खुद अप्लाई की थी ना। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बैलेंस किया
ये जो रेज इधर मुड़ के गई थी ये धीरे धीरे मूव करके यहाँ आ जाए, और ये रेज इधर मूव कर जाएगा, धीरे धीरे मूव करके यहाँ आ जाए और स्ट्रेट हो जाए सीधी। जिस पॉइंट पर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लग रहा होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, तभी तो सीधा होगा भाई। एक इधर मोड़ रहा है, एक उधर मोड़ रहा है, दोनों अपोजिट मोड़ रहे हैं। अब मैं दोनों को बैलेंस कर दूं और बैलेंस करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, मतलब उस वाले पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया, सेम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स का तो उसका फॉर्मूला होता है QE, और मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें BEV होता है, या BQV। मैं क्यों लिख दे रहा हूं, क्यों मतलब क्या है, चार्ज। क्यों का मतलब क्या है, चार्ज। अब मेरी बात सुना ध्यान से, आप जो ले रहे हो वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, तो मतलब क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू BeV। ठीक, अब अगर हम बात करें इसी से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E/m रेशियो मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे जिसमें मास भी आएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, E/m रेशियो। वैसे फिजिक्स में ये सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ बस आपको ये याद रखना है कि E/m रेशियो 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी आता है, और ये सबके लिए क्या है, फिक्स है, चाहे किसी का भी इलेक्ट्रॉन हो और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात। अब अगर मैं बात करूं आगे, अगर मैं आगे बात करूं तो अभी तक हमें क्या क्या बदल गया, E/m रेशियो बदल गया। हमें क्या बदल गया कि E/m रेशियो कैसे निकाला गया है इस वाले एक्सपेरिमेंट से। अगर ये सेटअप नहीं बनेगा तो आप ऐसा टाइप का बना सकते हो कोई, और अगर नहीं भी बनाओगे चलेगा, बस E/m रेशियो याद रखना है। अगर मैं बोलूं इस पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे भाई साहब हमारे यहाँ एक R.A. मिलिकन, क्या है, R.A. मिलिकन, नाम क्या है इनका, R.A. मिलिकन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बोलूं इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट में R.A. मिलिकन ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये दोनों बातें किसने बताई थी, R.A. मिलिकन ने बताई थी। कैसे बताई, सुना ध्यान से। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को देखना, पहले सेटअप समझो। ये सेटअप अगर आप देख रहे हो तो नीचे क्या हुआ, एक प्लेट लगी हुई है जिसपे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मतलब कौन सी प्लेट होगी, कैथोड। ऊपर क्या लगी हुई है, एक प्लेट जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, एनोड। ठीक, तो आपको ये पता चला कि एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है। ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सही बात। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ क्या लगा रखा है मैंने, एटमाइजर। इसमें मैंने ले रखा है ऑयल, क्या ले रखा है, ऑयल। बस समझ लो वो क्या नाम है, जो बार बार स्प्रे करते हैं ना, वही वाला समझ लो उसको। इसमें मैंने क्या ले रखा है, ऑयल, और मैंने क्या किया, ऑयल स्प्रे किया। तो ऑयल बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में आएगा, इधर क्या आएगा, ड्रॉप्स के फॉर्म में। अब सुना ध्यान से, यहां से हम क्या पास कर रहे हैं, एक्सरे पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, एक्सरे। और इधर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। ये पूरा सेटअप बनाया है। अब सुना ध्यान से, जब मैंने यहां से ड्रॉप स्प्रे किया तो बताओ ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ड्रॉप आई आई आई, और इस ये देखो ये पूरा प्लेट है, आगे की तरफ होगा, इस प्लेट से ऐसे नीचे होते हुए यहाँ पहुंचे। जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ हम क्या पास कर रहे हैं, एक्सरे। तो यहाँ पर जितनी भी गैस होंगी वो सारी गैस क्या हो जाएंगी, आयोनाइज। आयोनाइज होने का मतलब, जैसे मान लिया आपने हाइड्रोजन गैस ली होगी, तो हाइड्रोजन गैस वहां क्या निकाल देगी, इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर कर देगी। जब भी कोई गैस अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे बाहर तो उसे क्या बोलते हैं, गैस आयोनाइज हो गई है। तो भैया गैस यहाँ क्या होंगी, आयोनाइज। तो यहाँ बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ऑयल की ड्रॉप के साथ चिपक जाएंगे, इस ऑयल के ड्रॉप के साथ चिपक जाएंगे। तो बताओ ऑयल ड्रॉप पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नीचे प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्या नीचे जाने देगा ये, तो मतलब ये जाते जाते ऑयल ड्रॉप बीच में क्या कर देंगे, हैंग कर जाएंगे। तो हमने क्या किया, ऑयल ड्रॉप को यहाँ बीच में हैंग कर दिया। जब ऑयल ड्रॉप बीच में रुक गई उस समय हमने क्या मेजर किया कि भैया ग्रेविटी की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और वो क्या होगा, mg।
और ये नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, यानी चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, दोनों अगर ऑयल ड्रॉप बीच में रुक जाए, इसका मतलब जितना ग्रेविटी लग रही है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। भाई ये ऊपर से आ रहा था, तो ये रुका क्यों है? क्योंकि जितना ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है, मैंने उतने ही फोर्स से ऊपर होल्ड कर रखा है, इसलिए रुका हुआ है। तो अगर ये रुक गया तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। सही बात है ना, ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, दोनों को बैलेंस किया और बैलेंस करके क्या निकाला? चार्ज और मास का रेशियो में से इसने क्या निकाल दिया? चार्ज कितना आएगा और मास कितना आएगा। अच्छा बताऊं मैं इस एक्सपेरिमेंट का एक इंटरेस्टिंग चीज, इस एक्सपेरिमेंट में जब इसने चार्ज कैलकुलेट किया, क्या किया? चार्ज। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब भी इसने चार्ज कैलकुलेट किया तो इसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली। इसे क्या मिली? कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। और वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या थी इसको समझना। जब भी ये एक्सपेरिमेंट करके कुछ कैलकुलेशन करता तो इसको एक चीज मिलती प्लेट से, मैंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके क्या निकाला? चार्ज निकाला, क्यू की वैल्यू। आंसर कितना आया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मैंने फिर से कैलकुलेट किया और आंसर कितना आया? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मैंने फिर से कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर आप एक बात देख रहे हो तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? 2 इंटू 1.6। अगर इसकी बात करूं तो 3 इंटू, इसमें क्या है? 3 इंटू 1.6 और इसमें क्या है? 4 इंटू 1। मतलब अगर ऑयल की ड्रॉप से 4 इलेक्ट्रॉन चिपके हों तो आंसर कितना आएगा? ये वाला। अगर ऑयल की ड्रॉप से 3 इलेक्ट्रॉन चिपके हों तो 4.8, ऑयल की ड्रॉप से 2 इलेक्ट्रॉन चिपके हों 3.2, ऑयल की ड्रॉप से 1 इलेक्ट्रॉन चिपका हो 1.6। तो उसको आंसर ये सारे मिलते थे। लेकिन उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि जितना भी आंसर आ रहा है वो किसके मल्टीप्लाई में आ रहा है? 1.6 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। इसका मतलब 1.6 इन 10 की पावर माइनस 19 वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पर मौजूद है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला। अब सोचो अगर चार्ज आपको पता चल गया तो ई बाई एम रेशियो आपको ऑलरेडी पता था, कितना होता है? 1.76 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो जब आपको ई पता चल गया तो एम तो निकाल लोगे ना, तो एम निकालिए, कितना आया? 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी आ गया। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसी हुई, ये सारी बातें क्या हो गई? पता चली। क्लियर बात? तो इसको नोट डाउन करोगे।